हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग क्लास 10th से प्रमोट होके क्लास 11th में आ गए हैं। इसकी बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें। हालांकि यहाँ पर आपने जो मेहनत की है उस मेहनत के हिसाब से आप के नंबर जो आएंगे वो मेहनत के हिसाब से नहीं बल्कि उस हिसाब से आएंगे जो आपने क्लास 9th से एग्जाम दी है और जो क्लास 10th में प्री बोर्ड की एग्जाम दी है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। तो अभी आपने जो बहुत ज्यादा तैयारी की है उसके हिसाब से आपका परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप दुखी ना हो, कतई किसी प्रकार की चिंता ना करें, रिजल्ट आएगा आपके फेवर में आएगा और अच्छा है। अब हम बात करते हैं आज से पढ़ाई स्टार्ट करने की। तो भैया आप पढ़ाई तो को स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए चूंकि आपने क्लास 10th से क्लास 11th में प्रवेश ले लिया है, ऐसे माने आप, ठीक है। तो अब आपको निश्चित रूप से पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है? आपको एनसीईआरटी बुक खरीदनी है और इसके साथ साथ में एक कॉपी और कलम, बस 3 आइटम खरीद लें और स्टार्ट करते हैं। आज से आपकी पढ़ाई का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आज से आपको डेली वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी कलम कॉपी खोल के और रोज बैठा करेंगे और एक एक वीडियो को रोज देखा करेंगे और वो आपकी फीलिंग आएगी जो आपकी ऑफलाइन में, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं या आप ऑफलाइन में आप क्लास जाते हैं तो क्लास में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको फील करना है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक वीडियो देख लिया 2 दिन नहीं देखा। भैया ऐसे करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप रेगुलर तरीके से पढ़ेंगे और मन लगा के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का ये सेशन, जिसमें आज आपको पढ़ना है समुच्चय, ठीक है। समुच्चय आपका स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, बस उससे स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से एक एक चैप्टर को खत्म करते हुए आगे की ओर हम जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, समुच्चय की बातें बताएंगे। समुच्चय है क्या, आपको सबसे पहले समझना है समुच्चय के बारे में। तो यहां लिख लेते हैं समुच्चय, ठीक है ना। समुच्चय का मतलब है, इंग्लिश में आप जानते हैं समुच्चय से मतलब है सेट्स, ठीक है ना, सेट्स। तो समुच्चय है क्या, हम एक उदाहरण से बता दें आपको, बिल्कुल एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि आप किसी वस्तुओं को लेने के लिए बाजार में गए और साथ में एक थैला लेके गए। उस थैले में आपके आवश्यकता के अनुसार जो भी चीजें आपने लेनी है वो आपने ले ली। मान ले थोड़ी देर के लिए कि आप सब्जी बाजार में गए और सब्जी के पहले काउंटर पर पहुंचे तो आपने उनमें से एक चीज चोज करी। मान के चलते हैं आलू चोज कर लिए आपने, तो आलू खरीद के उस थैले में डाल लिए। फिर इसके बाद भिंडी भी ले ली, इसके बाद अदरक ले लिया, इसके बाद जो भी और सामान खरीदना था 3-4 तरीके की सब्जियां और उसी थैले में हमने पैक करवा दी, ठीक है ना। तो ये जो हमने 3-4 तरीके की सब्जियां खरीदी वो हमने काय में डाली, थैले में डाली। तो थैला एक क्या हो गया, थैला वास्तव में एक समुच्चय बन गया। थैला क्या बन गया, समुच्चय बन गया। और उसमें जो चीजें हमने डाली हैं वो वास्तव में उस समुच्चय के अवयव हो गए, उस समुच्चय के अवयव हो गए, ठीक है ना। अब गणित की बात करते हैं। गणित की क्या बात है, गणित की बात यह है कि समुच्चय का मतलब है जो वस्तुएं खरीदी है ना, या जो हमने वस्तुओं का संग्रह किया है वो संग्रह है, वास्तव में वही समुच्चय कहलाता है। लेकिन एक शर्त है, वस्तुओं का संग्रह तो किया लेकिन सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यहां लिख के बता देते हैं आपको, सुपरिभाषित वस्तुओं का यहां लिख के बता देते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। बस इतनी सी बात याद रखनी है, कुछ नई बात नहीं है, एकदम आसान सी बात है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात आपको दिमाग में आ रही होगी कि सुपरिभाषित कहा, संग्रह का मतलब तो आप समझ गए, इकट्ठा करना, वो तो समझ गए, लेकिन सुपरिभाषित कहा, इसका क्या अर्थ है? सुपरिभाषित का अर्थ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मुंह से अगर वही हम बात सुने तो उसकी परिभाषा बदले ना। सुपरिभाषित का मतलब एक ही परिभाषा रहे, उसकी परिभाषा बदले ना। जैसे आपसे हम ये कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनका आपको एक समुच्चय बनाना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं आपको पता है? 5 स्वर होते हैं, ए, ई, यू, आई, ओ, 5 स्वर होते हैं।
ठीक है ना, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर इसी बात को कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर कौन से होते हैं, तो वो भी यही बताएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय है वो आपका सुपरिभाषित, मतलब जो हमने 5 स्वर बनाए हैं उनका जो संग्रह किया है वो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए इससे जो हमने समुच्चय बनाया है वो समुच्चय आपका बिल्कुल एकदम समुच्चय ही कहलाएगा, मतलब संग्रह जो बनाया वो समुच्चय ही कहलाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अगर आपसे हम कहें कि भारत की नदियों का समुच्चय, तो बिल्कुल पक्की बात है, भारत में जो नदियां हैं उनका आपको लिख के बता देना है कि यमुना, गंगा, सरस्वती, जो भी नदियां हैं उनको, है ना, एक संग्रह बना देना है, तो ये संग्रह आपका समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना, आपसे कहे कोई कि 10 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाइए, तो 10 अभाज्य संख्याएं आपको पता है। एक देखो यहां कर लिख के बता देते हैं। देखो एक बात और है, समुच्चय को कैपिटल अक्षर से हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 10 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है, तो आप अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को हम ए पहले दे देते हैं, ए नाम। ठीक, अब आपको 10 संख्याएं ऐसी लिखनी है जो आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे हम पहली संख्या 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें, इसके बाद 7 लिख दें और 11 लिख दें, 13 लिख दें। देखो सारी अभाज्य संख्याएं, ये किसी भी पाड़े से अगर ना कटे, स्वयं से केवल कटती हो, एक से केवल कटती हो, वो संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस इनमें गिनती आपसे पूछी गई है कि 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो देखो गिनती गिनो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो हमने 7 लिख पाई हैं, आगे और बढ़ा देते हैं। देखो इसके बाद में अगर हम बात करें आपसे 13 के बाद 15, देखो अभाज्य नहीं है, 5 से डिवाइड हो जाएगी, है ना, तो आपको अब आगे लिखनी है 17 लिखनी है। ठीक है, 19 लिखनी है, फिर इसके बाद 21 नहीं लिखनी है, 23 लिखनी है। अब आप देख लो भैया, हो सकता है कि ये आपकी संख्याएं 10 हो गई हूं। देखो गिनती गिनो भैया, 23 लिख देते हैं। 23 बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, बिल्कुल 10 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय देखो बना के हमने तैयार कर दिया। ठीक है ना, अब यही जो हमने 10 अभाज्य संख्याएं बताई, इन अभाज्य संख्याओं को किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लो तो क्या वो इनके अलावा कोई दूसरी बताएगा? 10 अभाज्य संख्याएं अगर स्टार्टिंग की प्रारंभिक 10 अभाज्य संख्याएं है ना, ये वैसे अभाज्य संख्याएं कोई 10 दूसरी भी बता सकता है, लेकिन प्रारंभिक 10 अभाज्य संख्याएं जो हैं वो यही हैं। 1 से स्टार्ट करोगे, आगे 1 2 3 5 7 11 और यहां तक आपको ले जाना है, 23 तक जाना है। तो 1 से लेकर के और 23 तक जो अभाज्य संख्या है उनको हमने प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लिया। ठीक है ना, तो ये संग्रह हुआ, ये भी आपका सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको हम समुच्चय कहेंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है ना, इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई समझाने वाली बहुत ज्यादा जरूरत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करें कि ये देखो ध्यान दें, जैसे अब हमने जो स्क्रीन पर आपके समुच्चय लिखा है उसका हमने नाम ए दे दिया। अब इसी की बातें बता दें। हमने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से किसी भी समुच्चय का हम निरूपण करते हैं। ठीक है, जैसे ए बी, कैपिटल बी से भी कर सकते हैं, कैपिटल सी से भी कर सकते हैं, कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई से भी कर सकते हैं, कैपिटल जेड से भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो आपको ये जो एक्स लिखा है, इस एक्स की जगह ये ए लिखा है, ए की जगह पे एक्स भी लिख सकते हो, कैपिटल एक्स लिख दो। इसके जो अवयव हैं देखो, ये आपके अवयव कहलाएंगे। ये आपके अवयव हैं, देखो कौन कौन से अवयव हैं। यहां पर आपका ये लिखा हुआ है 1, देखो ये क्या है 1, ये भी इसका अवयव है। ये 2 लिखा है, ये भी समुच्चय ए का एक अवयव है। ये 3 है, ये भी एक अवयव है। ये 5 है, एक ये भी अवयव है। इस तरीके से ये जो लिखे ना, ये सभी इसके अवयव कहलाते हैं। अगर इससे आपसे कोई पूछे कि समुच्चय ए में एक अवयव 1 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखना है आपको कि जो ए है, एक जो है एक इज द सबसेट ऑफ, देखो सॉरी, एक जो है वो समुच्चय ए का अवयव है। देखो ऐसे लिखना है। ये जो एप्सिलॉन जैसा निशान लगा है, देखो इस निशान को क्या कहते हैं पता है? इस निशान को क्या कहते हैं? ये बीच में जो निशान दिख रहा है, इस निशान को क्या कहते हैं? इस निशान को वैसे तो यूनानी भाषा में एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन आप यहां इसका अर्थ क्या समझोगे? इसका अर्थ समझोगे कि जो एक है वो समुच्चय ए में है। मतलब यहां पर वैसे इंग्लिश में पढ़ते ऐसे हैं कि वन जो है, एक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब ए समुच्चय में एक अवयव 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रही?
तो इसका ये देखो निशान हमने बताया, ये तो आपका निशान तो एप्सिलॉन का है, लेकिन एप्सिलॉन नहीं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? एक बिलोंग टू ए। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये जो तुम्हारा 2 लिखा हुआ है ना, 2 है ना, ये लिखा है 2, ये भी आप लिख सकते हो कि समुच्चय ए का अवयव है, इस तरीके से। ठीक है ना, ये भी अवयव काहे का है? ये समुच्चय ए का एक अवयव है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये सारी संख्या लिखी हुई हैं, वो आप इसी प्रकार से आप लिख सकते हो कि समुच्चय ए में क्या है? देखो ये 19 संख्या जो लिखी है ना, 19, ये भी समुच्चय ए को ही बिलोंग कर रही है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 19 बिलोंग टू ए, मतलब ए जो है, ए में ये 19 संख्या है, मतलब ऐसे, या ये कहें कि 19 है, वो समुच्चय ए का अवयव है, ऐसे पढ़ोगे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर? इसमें तो अब किसी को कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं देखो आगे अब आपको बता देते हैं। समुच्चय निरूपण की विधियां देखिए, समुच्चय निरूपण की क्या विधियां हैं। देखो समुच्चय निरूपण की विधियां देखो, आपको सबसे पहले समुच्चय, जैसे अभी हमने आपके लिए एक समुच्चय लिखा था, देखो हम फिर से दोबारा से एक समुच्चय लिख देते हैं। समुच्चय, इसको हम ए नाम दे दें, ए बराबर, और ए बराबर हम लिख देते हैं, ए बराबर हम लिख देते हैं। देखो 1 से 10 तक जो गिनती है ना, उसमें जो विषम अंक है उनका हम एक समुच्चय बना के लिख देते हैं। देखो ए बराबर लिख देते हैं 1, विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9। ये आपका 1 से 10 की जो 1 से 10 तक जो गिनती है, उनमें जो विषम संख्याएं आई हैं, उन विषम संख्याओं को लेकर के हमने एक समुच्चय बना लिया, उसका नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, तो वो समुच्चय, और अब इस समुच्चय को एक दूसरा नाम भी दे सकते हो। देखो समुच्चय निरूपण की हमने बताया आपको 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है, ये हमने लिखी है, और इसी को हम देखो दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। वो देखो कैसे लिखेंगे, बस अभी हम इनके नाम नहीं बता रहे, आपको नाम अभी बताएंगे क्या क्या इनके नाम होते हैं। इसी समुच्चय को, मानी ए समुच्चय को, जिसके अवयव हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये इसके अवयव हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर, और ये हमारा महिला कोष्टक लिखना है, और यहां लिखना है x सच दैट। ये देखो आपकी आपकी 2 पॉइंट बने हुए हैं। इन पॉइंटों को क्या पढ़ोगे? इन पॉइंटों को, कौन से पॉइंट हैं देखो यहां पर, ये हम बता देते हैं। ये पॉइंट जो हमने ये पॉइंट लिखे ना, इन पॉइंटों को क्या कहते हैं? इन पॉइंटों को हम कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं इसको? क्या पढ़ेंगे हम? सच दैट पढ़ेंगे, है ना। देखो इन पॉइंटों को आपको पढ़ना है सच दैट, इसको हम रब कर देंगे। ठीक है, देखो x सच दैट, x यहां लिखना है, x सच दैट, x के आगे लिखना है x 10 से कम, 10 यहां लिख दें, 10 से कम, 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याएं। देखिए आपको ऐसे लिखना है। देखो एक तो ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है, दोनों बिल्कुल सेम बातें लिखी है, एक ही बात है। चाहे आप ऊपर वाला समुच्चय पढ़ें, इसमें लिखा है, जो पहले वाले में लिखा है वो हमने लिख दिया है, a बराबर 1, 3, 5, 7, 9, और दूसरा समुच्चय ये हमने लिखा है, उसका भी चूंकि वही समुच्चय इसलिए नाम भी वही है, a बराबर x सच दैट, x 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये देखो ऊपर जो बात लिखी है वो भी वही है, हमने बताया, नीचे जो बात लिखी है वो भी बिल्कुल वही बात है। तो अब इसमें जो है, इसका ये बात जब एक ही सेम है, तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो ऊपर वाली जो संख्या लिखी है उसको हम कहेंगे सूची रूप। क्या कहेंगे उसको हम? सूची रूप इसका है ना, सूची रूप में ये संख्याएं हमने लिख दी। ठीक, या इसको हम देखो सूची रूप भी कह सकते हैं, यहां से हम दूसरी इंक ले लेते हैं, दूसरी। ठीक है, इसका नाम हम सूची रूप भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी हमारे पास है, इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप। ठीक है, ये आपका रोस्टर रूप कहलाता है या सूची रूप कहलाता है। जबकि नीचे वाला जो रूप लिखा है, क्योंकि समुच्चय एक ही है, नीचे वाला रूप लिखा है उसको हम कहते हैं निर्माण रूप। क्या कहते हैं? निर्माण रूप। ये आपका दूसरा जो रूप लिखा है वो निर्माण रूप में लिखा है समुच्चय, और पहले वाला जो रूप लिखा है वो सूची रूप या रोस्टर रूप लिखा है। ये जो आपका दूसरा रूप है, जो निर्माण रूप है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा वाला इंग्लिश नाम है इसका रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है,
तो हमने आपको बताया कि जो समुच्चय लिखा जाएगा उस समुच्चय के जो अवयव लिखे जाते हैं वो अवयव उसके अंदर लिख दिए जाते हैं और छोटा छोटा सा कॉमा बीच में लगा देते हैं। देखो बीच में हर एक में हमने लगाया एक कॉमा, ये देखो कॉमा लगा ना, ये वाला कॉमा लगा है, ये भी देखो एक कॉमा लगा है, ये भी एक कॉमा है, ये भी एक कॉमा है। तो इस तरीके से बीच में सभी अवयवों के बीच में हम कॉमा लगा देते हैं और ये आपका जो रूप बन के तैयार होता है इस रूप को कहते हैं हम रोस्टर रूप। ठीक है, और यही समुच्चय देखो हमने निर्माण रूप में लिखा है, तो जो उसकी गुण है गुणों के आधार पर जो समुच्चय हमने ए लिखा है, पहले वाला जो रोस्टर रूप लिखा है उसी के गुणों के आधार पर हमने यहाँ पर गुण लिख दिए, उसके उस गुण के आधार पर उसको हमने रोस्टर रूप निर्माण रूप में बदल दिया। या हम ये कहें कि निर्माण रूप से उसको हम रोस्टर रूप में बदल सकते हैं और रोस्टर रूप से हम इसको निर्माण रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए ये तो हो गई समुच्चय निरूपण करने की विधियां। अगर हम तो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हम मान लेते हैं कि एक समुच्चय हमारे पास बी है, ठीक, और ये बी समुच्चय है, इसमें हम लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, क्या लिख दें, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अभी हमने आपको स्वर बताए उन्हीं स्वरों को यहां लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और ये आपका एक समुच्चय हो गया। और ये आपको पता ही चल गया कि ये रूप कौन सा है, ये आपका रूप है, इस रूप को कहते हैं रोस्टर रूप। क्या कहते हैं इसको, रोस्टर रूप। ठीक है, ये आपका समुच्चय बी है और वो बी समुच्चय है वो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। अब इसी बी समुच्चय को यदि हम इसी बी समुच्चय को फॉर्म बदल दें, मतलब इसका हम रूप बदल दें, इसका हम अगर निर्माण रूप में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो एकदम आसान सी बात है, इसको अगर हम निर्माण रूप में लिखना चाहें तो आपको यहां लिखना है, देखो कैसे, एक्स और ये सच दैट का निशान लगाएंगे, यहां लिखना है एक्स और यहां लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। ठीक है, बताओ भाई, इसमें तो मेरे ख्याल से कतई किसी को कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्वर हैं उन स्वरों को हमने यहां पर लिख दिया और जो अभी अब उसके गुण हैं हमने बताया, गुणों के आधार पर जो समुच्चय बनाया जाता है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, मतलब निर्माण रूप कहलाता है, और उस गुणों के आधार पर उसको हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस गुणों के आधार पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उस स्वरों को हमने छांट लिया और उन स्वरों को लिख दिया, तो बस कॉमा लगा के हम जब स्वरों के उसके मंझले कोष्ठक में उनको हम कलेक्ट कर देते हैं तो यही रूप आपका रोस्टर रूप क्या। कितनी बात ठीक है। तो हमने बताया कि आपको समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है पहली विधि, उसको कहते हैं रोस्टर रूप, और दूसरी विधि होती है उसको हम कहते हैं निर्माण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो एक्सरसाइज नंबर पहली है, जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें केवल और केवल इतनी ही बातें आपको समझनी है। बाकी और आगे की बातें अब आगे वाली प्रश्नावली में बताएंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और समुच्चय और उसके उप समुच्चय, ये सारी बातें अगले वाले चैप्टर में आएंगी। तो मेरे ख्याल से अब हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो निकालते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 क्या है, देखो हम आपको यहां पर निकाल के दिखा देते हैं। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, देखो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है यहां पर आपको समझना है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमने आपको बताया कि जो आपके समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं, वो समुच्चय कहलाएंगे जिनका संग्रह सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है वही तो समुच्चय होता है। तो आपको बस ये देखना है कि सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो आपको लिखना है वहां पर कि ये समुच्चय है। ठीक है ना, यही तो बात करनी है। तो देखो पहले नंबर पे जो प्रश्न लिखा हुआ है वो क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से जो आपके प्रारंभ महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या आपको पता है कि जे अक्षर से कौन से महीने प्रारंभ होते हैं। देखिए जे अक्षर से कौन से महीने प्रारंभ होते हैं। आप हमने बताया कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए कोई कैपिटल वाला अक्षर हम लेते हैं, मान लेते हैं ये कैपिटल अक्षर हमने ए ले लिया। क्या ले लिया, ए। अब इसमें आप बताओ कि जो जे से अक्षर प्रारंभ होते हैं, जे से महीने प्रारंभ होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो यहां पर हम लिख देते हैं जनवरी। बताओ जनवरी काय से
स्टार्ट होता है, जे से होगा नहीं, होगा ना। अब बात करते हैं आगे जून। देखो जून आता है ना, जून भी जे से आरंभ होता है, और जुलाई है वो भी आपका, वो भी जे से स्टार्ट होता है। तो यहां पर केवल और केवल 3 महीने ऐसे हैं, वर्ष के 3 महीने ऐसे हैं जो जे से आरंभ होते हैं। अब ये बताओ कि ये जो संग्रह हमने किया जनवरी, जून, जुलाई, ये वास्तव में सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं? अब आप ये बताओ, हमसे नहीं, आप बताओ। अब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए कि क्या जे से आरंभ वाले ये महीने हैं या नहीं? तो आप भी यही कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, जुलाई भी जे से आरंभ होता है, जून भी जे से आरंभ होता है, और जुलाई भी, मतलब जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही महीना ऐसे हैं जो जे से आरंभ होते हैं। आप किसी दूसरे से पूछ लो तो वो भी यही 3 महीने बताएगा। इसका मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने से परिभाषा ना बदले तो सुपरिभाषित कहा जाता है उसको। यही तो हमने बताया। इसका मतलब ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका समुच्चय है। आपको क्या कहना है? समुच्चय है। ये समुच्चय है, ये संग्रह आपका क्या है? समुच्चय है। बताओ भाई, इसमें तो मेरे ख्याल से अब किसी प्रकार की कोई समस्या आपको लग नहीं रही है ना, एक क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं, देखो दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पे दूसरा आपका क्या प्रश्न है? दूसरे प्रश्न में देखो क्या पूछा गया है, ये आपके दूसरे प्रश्न में देखो क्या पूछा गया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। क्या आप निश्चित बता सकते हो कि कौन कौन से वो लेखक हैं? बताओ भाई, बता सकते हो? आपकी नजर में वो लेखक कोई दूसरे हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के नजर में वो लेखक दूसरे हो सकते हैं। हमने बताया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने पर परिभाषा ना बदले तो उस संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कहा जाता है। आप कह सकते हो कि महादेवी वर्मा बहुत अच्छे राइटर हैं, आप कह सकते हो जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं जयशंकर प्रसाद अच्छे राइटर नहीं है, उनकी जगह पे हमने किसी दूसरे राइटर का नाम हमने कह दिया कि भैया सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये अच्छे राइटर हैं। तो किसी व्यक्ति, हमने बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि परिभाषा बदल जाए तो उस संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब 10 सबसे अधिक प्रभावशाली या प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उनका संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए वो समुच्चय नहीं है, सीधी बात। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहां लिख के हम बता दें, भैया आप लिख लो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए आपको लिखना है कि यह समुच्चय नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखो यहां देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में जो सबसे ज्यादा, देखो क्या लिखा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत के जो सबसे प्रतिभाशाली मतलब सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी बात करी जा रही, पूरे भारत की बात, पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही। तो वर्ल्ड में आप हो सकता है किसी दूसरे का नाम ले दो, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे का नाम ले दे। जैसे हम अपने यहाँ की बात करें, आप हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा समझ रहे हो, दूसरा कह रहा है नहीं भैया उससे अच्छा विराट कोहली है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली मानी भारत, क्या इसमें पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि 11 व्यक्तियों के संग्रह में हर व्यक्ति अलग अलग संग्रह बताएगा कि नहीं इनमें से 11 इनको चुन लो तो ये अच्छा है, फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं उनमें से ये 11 चुन लो तो ये अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके सबसे मानी इसमें जो पूछा गया है वो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम देखो कह सकते हैं कि समुच्चय नहीं है। क्या कह सकते हैं? समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखो बिल्कुल एकदम आसान सी बात है, आपके कक्षा में जो सभी बालक हैं वो आपके बिल्कुल एकदम वेल डिफाइंड हैं, क्योंकि हम वही जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे सेक्शन में, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस सेक्शन में मान के चलते हैं 40 बच्चे। अगर आप 40 बताओगे, दूसरा व्यक्ति
वो भी उन्हीं 40 व्यक्तियों का नाम बताएगा, कोई तीसरा व्यक्ति वो भी उन्हीं 40 व्यक्तियों का नाम बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने आपके विद्यार्थी हैं उस कक्षा में, वो सभी के सभी संग्रह जो हमने किया है सभी का, मतलब 40 है ना, तो 40 को जो संग्रह किया है वो सुपरभाषित संग्रह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी कक्षा के सभी जो बालक हैं उनका संग्रह सुपरभाषित संग्रह है, इसलिए वो समुच्चय है। ठीक है, तो इसको आपको क्या कहना है, ये आपको कहना है समुच्चय है। ठीक, क्लियर बात। नीचे आते हैं, चौथे के बाद पांचवें पॉइंट पे आते हैं। देखो पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है, लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, 100 से कम मतलब 99, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 और 99 तक जाना है, 100 से आगे बढ़ना नहीं है। तो आप बताओ भैया कि ये 1 से 99 तक की जितनी संख्याएं हैं वो सुपरभाषित हैं, क्योंकि वही आप बताओगे, वही कोई दूसरा बताएगा, वही कोई तीसरा बताएगा, तो ये भी आपका सुपरभाषित संग्रह है। आपको कहना है कि 100 से कम सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका संग्रह सुपरभाषित संग्रह है, इसलिए ये भी समुच्चय है। क्लियर। इसके बाद और आगे वाला देखो, लिखा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह बताइए। तो आप बताओ कि लेखक प्रेमचंद्र जी ने, जैसे गोदान है, गबन है, जो भी आप इन्होंने लिखी हैं पुस्तकें, उन पुस्तकों के बारे में यदि किसी दूसरे व्यक्ति से बताया जाए तो क्या वो उन गोदान गबन को नहीं बताएगा, वो भी तो वही बताएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है वो सुपरभाषित संग्रह है, इसलिए इसको हम समुच्चय की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है कौन सा, देखो ये सातवां पॉइंट है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सभी सम पूर्णांक होते हैं, तो वो भी वेल डिफाइन है, पक्की बात है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी आपका समुच्चय है। ठीक है, आगे लिखा है, अगला सवाल जो है आपका 8वां पॉइंट है, इसमें लिखा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न है, इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, एक निश्चित संख्या होगी, पक्की बात है। यदि दूसरा कोई व्यक्ति बताएगा तो वो भी उतने ही प्रश्न बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का जो संग्रह है वो सुपरभाषित संग्रह है, इसलिए ये भी समुच्चय है। ठीक है ना, क्लियर। लास्ट का एक पॉइंट और है, उसको हम देखो, ये नमा है पॉइंट, लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताओ खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या है। खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, देखो शेर आपका एक खतरनाक जानवर है, चीता खतरनाक जानवर है, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं तो वो तो चीता और शेर से प्यार करते हैं, बिल्कुल उनके साथ में रहते हैं, तो उनके लिए वो खतरनाक नहीं है ना। आप उसको खतरनाक कह रहे हो, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ में रहता है वो उसको कहता है कि भैया खतरनाक है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो सुपरभाषित नहीं है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका सुपरभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये आपका समुच्चय भी हम नहीं कहेंगे कि ये समुच्चय है। क्लियर बात। पूरा एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसमें यह पूछा गया केवल कि कौन से संग्रह समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है, केवल इतनी बात पूछी गई, एकदम क्लियर। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर दूसरा प्रश्न में देखो क्या पूछा गया है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक कोई समुच्चय A बराबर दिया गया है, ये है कोई समुच्चय A और इस A समुच्चय में ये अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये अवयव दिए गए। A के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपसे इसमें पूछा गया है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये जो एप्सिलॉन का निशान है हमने बताया इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं, और अथवा आगे लिखा हुआ है नॉट बिलोंग टू। बिलोंग का निशान अगर काट दिया जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग टू। भरिए इस अवयव, यहां पर आपको इस तरीके से भरना है। देखो क्वेश्चन नंबर ये 2 का पहला पार्ट है, इसमें लिखा है जो 5 संख्या है, ये 5 ये समुच्चय A में है या नहीं, मतलब A को बिलोंग कर रही है या नहीं। तो आपको निश्चित रूप से दिख रहा है कि समुच्चय A में देखो अवयव ये 5 है ना, तो आपको यहां पर लिखना है ये बिलोंग टू का निशान इसमें भरना है, ठीक है ना। मतलब 5 बिलोंग टू A,
5 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक अवयव है 5 जो ए का एक अवयव है, समुच्चय ए का एक अवयव 5 है। ठीक है, यहां पर इसी प्रकार से देखो यहां पर दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है 8, यहां पर आपको निश्चित रूप से ऐसा लिख देना है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। बताओ कर रहा है? 8 इसमें है ही नहीं। समुच्चय ए में अवयव जो है वो है 1 2 3 4 5 6, जबकि 8 इसका कोई भी अवयव नहीं है, तो आपको लिखना है 8 नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 8 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में नहीं है। ठीक है, अगला 0 इसमें है नहीं है भैया, इसमें भी आपको वही काम करना है, बिलोंग टू नॉट बिलोंग, है ना। तो यहां पर बिलोंग का निशान काट देना है, 0 नॉट बिलोंग टू ए लिख देना है। ठीक है ना, रिक्त स्थान भर रहे हैं आप अपनी कॉपी पे अच्छे से भर लें। यहां पर देखो 5वें पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5वें पार्ट में यहां लिखा है 4 बिलोंग टू ए। बताओ भैया 4 इसमें है या नहीं? बिल्कुल है, यहां पर आपको भरना है 4 बिलोंग टू ए, मतलब बिलोंग का निशान भरना है, एप्सिलॉन का निशान भरना है। ठीक है ना, एप्सिलॉन हमने कहा पढ़ेंगे नहीं एप्सिलॉन, बनाएंगे एप्सिलॉन, लेकिन पढ़ेंगे बिलोंग। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास है 5वां पॉइंट, इसमें लिखा है दो अवयव इसका है, बिल्कुल है, तो यहां भी आपको वही लिखना है कि समुच्चय ए में अवयव 2 है, बिल्कुल है, तो आपको यहां भरना है 2 बिलोंग टू ए, मतलब 2 अवयव है ए का। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार देखो 10 अवयव नहीं है, तो आपको यहां भरना है नॉट बिलोंग टू, यहां पर ये आपको नॉट बिलोंग टू का निशान लगाना है। ठीक हो गया काम, बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। जो अवयव हैं उसमें बिलोंग टू का निशान लगाना है, और जो ए के अवयव नहीं है उसमें नॉट बिलोंग टू का निशान लगाना है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहां पर देखो अब हम तीसरा प्रश्न खोल लेंगे। यहां पर तीसरे प्रश्न में देखो क्या लिखा है, तीसरा प्रश्न देखें, समझें बहुत ध्यान से। इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में आपको लिखना है। क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। ये आपके जो दिए गए हैं ये आपके निर्माण रूप में दिए गए हैं, इनसे आपको रोस्टर रूप में बनाना है। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर x, जहां x एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक देखो यहां पर कहां से कहां तक है, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, मतलब -3 से आगे चले जाओ, -3 से आगे चले जाओ और कहां तक जाओ, 7 तक जाओ, 7 से पीछे रहना है, लेस देन 7 लिखा है ना, 7 से कम लिखनी है। तो वो सभी संख्याएं आपको लिखनी है जो कहां से कहां तक लिखनी है, -3 से आगे और 7 से पीछे रहें, उन संख्याओं को आपको यहां लिख देना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखो हम अगले पेज पर आपको लिख के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहां पर तीसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, ये प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है कोई तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा है ए बराबर, देखो क्या लिखा है, ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक कहां से कहां तक है, देखो लिखा है, ये लिखा है क्या लिखा है, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, ये आपसे लिखा हुआ है इस प्रश्न में। और ये इस तरीके से, ये रूप कौन सा रूप है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, निर्माण रूप है। इसको आपको सूची रूप में बनाना है, मतलब रोस्टर रूप में बनाना है। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल एकदम आसान काम है। देखो हमने बताया गुण इसमें लिखा होता है, उस गुण के अनुसार हमें रोस्टर रूप बनाना है। तो आपसे लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है, जो पूर्णांक कहां से कहां तक है, -3 से आगे जाएंगे और 7 से पीछे रहेंगे। तो बताओ -3 से अगर हम आगे जाएं तो -2 लिखना है, फिर -1 लिखना है, फिर इसके बाद 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, और साथ साथ 6 भी लिख देना है। 7 नहीं लिखना है क्योंकि 7 से छोटी पूर्णांक हमें लिखना है। देखो ध्यान दें, वो सभी पूर्णांक लिखना है जो -3 से आगे वाले। ठीक है, क्या लिखा है, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, मतलब x के वो वाले मान लिखना है, मतलब वो वाले पूर्णांक सभी लिखने हैं जो -3 से आगे वाले हैं। -3 से आगे -2 आता है। अगर हम आपसे एक संख्या रेखा देखो यहाँ पे बनाए, संख्या रेखा, और यहाँ पर कहीं अगर हम 0 बना दें, यहाँ 0 बना दें, तो ये दाएं हाथ की ओर जाएंगे, दाएं ओर। तो इधर आपको लिखना होता है 1, इधर लिखना है 2, इधर लिखना है 3, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 5, फिर लिखना है 6, इसी प्रकार तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बाईं ओर आए तो बाईं ओर आपको लिखना होता है, देखो यहाँ पर -1, फिर लिखना है -2, यही तो पूर्णांक होते हैं सारे।
-3, ये -4, ये इधर माइनस अनंत तक और इधर दाएं हाथ की ओर प्लस अनंत तक, ये सारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन हमें वो वाले पूर्णांक चुनने हैं जो -3 से आगे वाले हैं। देखो ये -3 है ना, ये -3 है, ये देखिए -3 से आगे वाले पूर्णांक चुनना है। तो ये -3 से आगे वाले देखो यही तो पूर्णांक है, यहां से आप वो आगे बढ़ना है और कहां तक जाना है, 7 से पीछे मतलब 6 तक जाना है। तो -3 से आगे जो पूर्णांक है वो हमने बताया -2 है, -1 है, 0 है और ये आपके कहां तक पहुंचे, हम 6 तक। ठीक है, तो ये आपका रूप जो हो गया वो कौन सा रूप हो गया, ये हमने बताया कि ये आपका रूप हो गया, वो रूप आपका, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ये रूप आपका कौन सा रूप हो गया, हमने बताया कि ये रूप आपका हो गया, अरे भाई थोड़ा और हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 3 के बाद इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 4, ये है 4 और फिर है 5 और फिर 6 लिखना है, 7 नहीं लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूप आपका क्या हो गया, ये रूप आपका हो गया रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। ठीक है ना, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न क्या है, देखो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है आपका, देखो दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है, बी एक कोई समुच्चय है, इसमें बी समुच्चय में लिखा है एक्स, जहां एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो बिल्कुल एकदम आसान सी बात है। देखो यहां पर 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, ये आपका दूसरा, ये दूसरा, ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है 6 से कम, देखो यहां पर लिखा है कोई समुच्चय बी है, बी बराबर लिखा है एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। बताओ भाई 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां से देखो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से आरंभ होती हैं, नेचुरल नंबर 1 से आरंभ होते हैं। और आपको जाना कहां है, 6 से कम तक जाना है, तो वो सभी पूर्णांक आपको लिखना है। देखो 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है और 5 लिखना है, 6 से कम लिखना है। इसका मतलब बस इतना ही पूर्णांक लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके सभी पूर्णांक जो हमने लिखे हैं, ये इनसे जो समुच्चय बन के तैयार हुआ है, ये समुच्चय रोस्टर रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट, कोई समस्या? तो इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या, देखो ये आपका तीसरा प्रश्न है। क्या लिखा है, सी समुच्चय है, उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। क्या करना है, 2 अंकों की संख्या को आपको लिखना है जिनके अंकों का योगफल 8 है। चलिए यहां पर एक देखो, यहां पर तीसरा कोई पॉइंट है, तीसरा कोई प्रश्न है आपका, ये इसको कहा गया है सी समुच्चय है। और सी समुच्चय एक ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, सी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स। क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की, दो अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं जिनमें अंकों का योगफल, जिनके अंकों का योगफल है ना, जिनके अंकों का योग कितना हो, अंकों का योगफल 8 हो, अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। भैया बताओ, अंकों का योगफल 8 हो, 2 अंकों की संख्या हो, ऐसी संख्याएं छांट के आपको यहां लिख देनी है, तो ये समुच्चय सी बन जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, फिर कुछ नहीं करना है। अब आप ये बताओ, जैसे हम 1, 2, 3, 4, 9 तक तो पहुंचते हैं, तो वो सभी संख्याएं तो आपकी 1 अंक की होती हैं। 10 2 अंक की है, लेकिन 10 में जो 1 और 0 अंक है उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 तो नहीं होगा। 11 है, उसमें भी 1 1 जोड़ा जाए 2 ही बनेगा। 12 है, 1 2 दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए योगफल 3 आएगा। किसी भी देखो यहां पर किसी भी संख्या जो हमने आपको बताई है 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पहुंच जाए, तो 16 देखो जो संख्या है, 16 में 1 और 6 कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, 1 और 6 दोनों का योग 7 ही होगा, 1 और 6 का योग 7 ही होगा। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहां तक हमने बताया कि जितनी संख्याएं हैं, कहां तक, 16 तक, वो सभी संख्याओं का अगर अंकों का योग कर दिया जाए तो आपको 8 योग नहीं मिलेगा।
तो अब देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्व करना है। देखो 2 अंकों की संख्या बतानी है और ऐसी संख्याएं बतानी है जिनके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। तो देखो हम 2 अंक की एक संख्या लिख के आपको बताएं। ये देखो 17 संख्या लिखी है, 2 अंक की है, दोनों अंकों को जोड़ दें 8 योग हो जाएगा। 1 और 1 7, 7 और 1 8 होता है कि नहीं। यहां पर एक दूसरी और संख्या हम लिख के आपको बता दें। एक और संख्या ये देखो आपके पास हो जाएगी कितनी, आपको लिखनी है, ये 2 लिख देते हैं, 26 लिख देते हैं। देखो 26 ये भी 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लिख देते हैं, ये आपकी एक संख्या लिख देते हैं, देखो 35, ये भी 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 8 है। फिर इसके बाद यहां पर लिख देते हैं, यहां हम लिख देते हैं, देखो 2 और ये लिख देते हैं 26 लिख दें, 26 ठीक है ना। अंकों का योगफल 26 तो हम लिख चुके भाई, ये तो हमने दोबारा लिख दी। चलो हम इसको ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर हम लिख देते हैं 4 4 और 44 लिख देते हैं। देखो 44 लिख देते हैं। 44 के बाद हम करते हैं 5 और ये आपको 53 लिख देनी है। देखो 53 भी संख्या 2 अंकों की है और योगफल 8 है। 53 के बाद अब हम पहुंचते हैं 6 और ये 62 पे पहुंच जाएं तो देखो 2 अंकों की संख्या है, योगफल 8 है। और इसके बाद यहां पर हम लिख देते हैं, कितना लिख दें, देखो 71 लिख दें, 71 लिख दें। और फिर इसके बाद देखो 80 लिख दें। ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी एक 17 और दूसरी संख्या है 26 और ये 35 44 53 और 62 71 और 80, ये सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं हैं और अंकों का योगफल किसी भी संख्या में देखें, जो भी अंक है उनका जोड़ कर दें तो निश्चित रूप से 8 योगफल आ रहा है। ठीक है, तो ये रूप आपका बनके तैयार हो गया। ये रूप आपका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, रोस्टर रूप में ये बन गई। ठीक है, वही बात हमने बताया है, जो निर्माण रूप में लिखी है उसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं, देखो अगले प्रश्न पे आ जाओ, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो अगले प्रश्न पे मतलब सीधा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, लिखा है एक डी समुच्चय है और इस डी समुच्चय को कहा गया है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। देखो यहां पर अब डी प्रश्न में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। देखो ये है आपका एक डी प्रश्न, ये डी समुच्चय है। लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। अब बताओ भाई 60 की भाजक संख्या कौन सी है, 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी हैं। एकदम आसान वे में आप कह सकते हो, एकदम आसान वे में कह सकते हो कि 60 की जो ये देखो 60 की अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब समझ रहे हो, अभाज्य का मतलब ऐसे गुणनखंड जिनको विभाजित ना किया जाए। ठीक है, अगर हम 60 के गुणनखंड करें तो देखो 15 चौको 60 होता है, 15 भी अभाज्य नहीं है, 4 भी अभाज्य नहीं है। तो हमें वो संख्याएं छांटनी है जो अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। तो आपको देखो निश्चित रूप से हम एक तो 2 कह सकते हैं, 2 अभाज्य संख्या है और ये 60 की भाजक भी है। और इसके बाद हम 3 भी इसको देखो कह सकते हैं, 3 भी संख्या ऐसी संख्या है जो 60 का भाजक है। हम 5 भी कह सकते हैं, 5 भी संख्या ऐसी है जो 60 की भाजक है और अभाज्य भी है। तो बस इतनी संख्याएं हम कहेंगे, ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 60 का भाजक हैं और अभाज्य संख्याएं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये रूप आपका हो गया, ये कौन सा रूप हो गया, इस रूप को हम कहेंगे रोस्टर रूप। ठीक है, क्लियर बात। हमने बताया गुण उसमें लिखा होता है, जो आपका बिल्डर फॉर्म होता है, निर्माण रूप होता है, उसमें समुच्चय के गुण लिखे जाते हैं। उस गुणों के आधार पर आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर रूप में। ठीक है, तो गुण के आधार पर हमने देखो गुण क्या लिखा है, अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। तो 60 के भाजक की अभाज्य वाली संख्याएं लिखनी है, तो वही हमने लिख दी 2, 3, 5। एकदम क्लियर। तो चलिए अगला, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या लिखा है, ये है आपका 5वां प्रश्न। इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक बात और याद रख लो भैया, क्या ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक बात और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि किसी भी समुच्चय को लिखते समय किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। क्या आपको हमने बताया, क्या याद रखना है
किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए जो अवयव होते हैं ना, वो अवयव एक बार से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, रिपीटिंग अलाउड नहीं है, बस इतना याद रखना। जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो एक बार सिर्फ लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों को आपको समुच्चय के रूप में लिखना है। तो यहां पर देखो कैसे लिखोगे, यहां पर देखो इसको कैसे लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री, ये है आपका कोई 5वां पॉइंट है ना। यहां पर लिख देते हैं, ये समुच्चय का नाम इसमें क्या है, डी दिया गया है ना, ए बी सी डी, ई दिया गया है। और ई बराबर हमें दिया गया है, देखो कितना, ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री है ना, यही तो लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। टी यहां पर इसको हटा देते हैं ना, ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, टी आर आई जी एन ओ एम ई टी आर वाई, मेरे ख्याल से ठीक लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। और इसको आपको क्या करना है, ये रोस्टर रूप में लिखा है, आपको इसमें बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो टी आर आई, देखो टी आर आई जी ओ है ना, यहां पर थोड़ी गलती हो गई है ना, ये आपको यहां पर थोड़ा संशोधन करना होगा। चलिए हम यहां पर देखो इसको रब कर देते हैं, और यहां पर लिखना है जी और ओ लिखना है ना। चलो इसको भी एक मिनट अब ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर इसको देखो अब हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर हमें क्या करना है, पहले टी लिखना है, कॉमा लगाना है। टी और टी देखो 2 बार लिखा है, हमने बताया 2 नहीं लिखना है, केवल 1 बार लिखना है। तो टी लिखना है, फिर इसके बाद में देखो आर लिखना है, आर भी देखो 2 बार लिखी है, हमें एक ही बार लिखना है ना। फिर इसके बाद में देखो जी लिखा है, जी लिख देते हैं, यहां भी कॉमा लगा देते हैं। फिर इसके बाद में ओ लिखना है, ओ भी 2 बार लिखा है, लेकिन हमें 1 बार लिखना है ना। और फिर इसके बाद में क्या लिखना है, देखो एन लिखना है, एन यहां पर देखो एन लिख देते हैं। फिर इसके बाद में एम लिख देते हैं, देखो कॉमा लगा के एम लिख देते हैं। और एम के बाद फिर ई लिख दें, और इसके बाद में मेरे ख्याल से बाई, आपको लास्ट में बाई लिख देना है। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये रूप आपका क्या हो गया, ये रूप आपका ऊपर जो रूप था वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, और ये नीचे वाला रोस्टर रूप हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया रोस्टर रूप, यहां लिख सकते हो रोस्टर रूप। ठीक है, तो यहां पर ये आपके अब कौन से कितने 5 प्रश्न हो गए। देखो 6वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, 6वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखो ये है आपका लास्ट का 6वां प्रश्न। इस प्रश्न नंबर 3 का जो 6वां प्रश्न है उसमें लिखा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो एक कोई समुच्चय है, इसमें लिखा है बेटर शब्द के, BETT, देखो क्या लिखा है, BETT, एक मिनट, TTER। ठीक, ये आपका समुच्चय है, DE और यहां पर F नाम है ना, F नाम। ठीक है, और ये आपका 6वां पार्ट। ठीक है, तो इसको भी आपको वही देखो करना है, थोड़ा इसको पेज देखिए, यहां पर इसको कैसे बदलोगे, इसको देखो बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें रोस्टर रूप में बनाना है। तो हमने आपको बताया कोई भी डबल शब्द अक्षर लिखा है उसको 1 बार लिख दो, बाकी कॉमा सेट में बीच में लगा दो, बस हो जाएगा काम। देखो आपको लिखना है बी पहले, फिर कॉमा लगाना है, ई लिखना है, ई 2 बार है ना, 1 बार लिखना है, टी 2 बार है, 1 बार ही लिखना है, और फिर इसके बाद आर लिखना है। बस समझो काम हो गया, ये आपका हो गया रोस्टर। क्या हो गया, रोस्टर। ठीक है, ये रोस्टर रूप में देखो बदल गया। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस 3 के ये आपने 6 पार्ट कर लिए। कितने कर लिए, 6 पार्ट। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम बढ़िया सा समझ में आया होगा, किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे इसको और थोड़ा बढ़ा दें, और आगे बढ़ा दें। देखो अब आपको देखना है, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। देखो चौथा प्रश्न आ जाओ भैया, आ जाओ। चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो क्या लिखा है चौथे प्रश्न में, ये है चौथा प्रश्न।
देखो चौथे प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो आपकी बार उल्टा हो गया। अब यहां पर रोस्टर रूप दिया गया है, रोस्टर रूप से क्या कहा गया है? समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। और आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं वो आपके रोस्टर रूप में दी गई हैं। देखो समुच्चय मान लेते हैं, पहला सवाल है उस समुच्चय में अवयव दिए गए हैं 3, 6, 9, 12। कितने हैं? 3, 6, 9, 12। ठीक है ना। इसको थोड़ा और आगे देखो ले जाओ और हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना है? चौथा है ना, 4 नंबर डाल देते। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। चौथे प्रश्न में हमें देखो यहाँ पर एक कोई समुच्चय दिया गया है, इसका नाम हम दे देते हैं कितना? इसका नाम हम दे देते हैं ए नाम, है ना। समुच्चय ए, इसका नाम दे देते हैं, पहला पार्ट है, इसका नाम ए बराबर लिख देते हैं हम। हमें दिया गया है 3, 6, 3, 6, 9, 12। ऐसा ही तो दिया गया है। अब हमें करना क्या है? ये है आपका रोस्टर रूप, हमें बदलना है निर्माण रूप में। अब आप ये देखो कि जो हमारे पास संख्या दी गई हैं उनको आपको पहचानना है। देखो हमने बताया आपको सबसे पहले तो ये लिखना है, ये मंझला कोष्ठक बनाना है, एक्स लिखना है, सच दैट का निशान लगाना है और फिर इसके बाद भी एक्स लिखना है। अब इसका गुण पहचानो। देखो लिखा है 3, फिर 3 का ये 2 गुना किया है तो 3 दूनी 6, फिर इसके बाद देखो 9 हो गया, फिर ये 12 हो गया। तो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी समझ में आई। क्या है ये? मतलब क्या है इसका मतलब है? 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। 3 के गुणज की संख्याएं हैं। हम ऐसे कह सकते हैं x सच दैट x बराबर यहां हम ऐसे लिख दें 3n, ऐसे लिख दें। और n बराबर, जहां n बराबर कितना लिख दें? n बराबर हम लिख दें 1 से 4 तक। x बराबर n बराबर कहां क्या लिख दें? जहां यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू n और लेस देन कितना? 4। मतलब 4 से छोटा हो, मतलब 3 तक हो। मतलब 1 से लेकर के और 3 तक, मतलब 4 से छोटी संख्याएं यहां पर हमें भरनी है। n का वो मान लिखेंगे जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं। क्योंकि 4 हो जाएगा तो 4, 3 चौको 12 हो जाएगा, है ना। तो यहां भी देखो इक्वल का निशान लगा दें। हाँ ये सही है, ये 4 तक आपको लिखना है। ठीक है ना। n बराबर कहां से कहां तक? 1, 2, 3, 4 तक, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब आपका ये देखो, ये फॉर्म जो हमने बना के रखा है ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण रूप हो गया। मतलब x सच दैट x बराबर 3n, जहां n बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। अगर n बराबर 1 लिख दें तो आपको देखो 3 एकम 3, ये पहली संख्या मिल जाएगी। n बराबर 2 लिख दें, 3 दूनी 6, ये दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। अगर n बराबर 3 लिख दें तो 3 3 9, ये आपकी तीसरी संख्या मिल जाएगी। और अगर हम n बराबर 4 लिख देते हैं तो 3 चौको 12, ये आपको चौथी संख्या मिल जाएगी। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये निर्माण रूप में आपकी संख्या बदल के तैयार हो गई। ये समुच्चय आपका निर्माण रूप में बदल गया। ठीक। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट आपका देखो इसमें लिखा हुआ है, ये है आपका सेकंड पार्ट। ये है, देखो क्या लिखा हुआ है। ये कोई समुच्चय है, इस समुच्चय का नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं है। लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, ये इसके अवयव दिए गए हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है कि समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। चलिए यहां पर हम इसको करके दिखा देते हैं। ये है इसका दूसरा पार्ट। इसके अवयव, ये कोई समुच्चय हम B मान लेते हैं। इसके अवयव दिए गए हैं 2, 4, 8, 16, 32, ये इसके अवयव दिए गए हैं। इसको हमें निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा दिखा रहा होगा कि यहां पर 2 की पावर 1, ये है आपका 2 की पावर 1, ये है देखो, इसको क्या कहेंगे हम? 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4 और ये है आपका 2 की पावर 5। ठीक है ना। तो बस इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो यहां पर हमें ऐसे लिखना होगा x सच दैट x। हमने बताया इतना तो सब में लिखना है। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इतना तो सब में लिखना है, x सच दैट x। और x बराबर यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर n लिख लेते हैं। 2 की पावर के रूप में सारी संख्याएं लिखी हैं तो 2 की पावर n लिख लेते हैं। और ये n जो क्या है? n जो है वो आपका कोई नेचुरल नंबर है। ये स्मॉल n है, वो क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। और ये n है कितना वास्तव में? ये n जो है वो मानी 5 से छोटी संख्या है। n इज लेस देन इक्वल टू 5।
इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपका सवाल जो है 2, 4, 8, 16, 32 जो संख्याएं लिखी हैं वो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिख के तैयार हो गई। वो निर्माण रूप आपका इस प्रकार से बनेगा x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और n बराबर है कहां तक, 5 से छोटी, 5 है या 5 से छोटी है, मतलब एक भी हो सकता है। n बराबर 1 अगर लिखें तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मानी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मानी 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 मानी 16 हो जाएगा, और जब 2 की पावर 5 रखेंगे तो इसी का मान हम 32, एक अवयव लास्ट वाला 32 प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसके बाद अब आपके पास अगला देखो तीसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, देखो ये है आपका तीसरा प्रश्न। देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी बात है। यहां भी आपको देखो जो समुच्चय के अवयव लिखे हैं वो हैं 5, 25, 125, 625, यही तो लिखे हैं। तो ये भी देखो उसी रूप में लिखे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यही तो है, मतलब 5 की घात के रूप के में लिखे हुए हैं। इसको हमें देखो इस प्रकार से लिखना है। यहां पर ये है आपका तीसरा पार्ट, यहां पर इसको हम तीसरा पार्ट नंबर 3 डाल देते हैं और C समुच्चय का नाम दे देते हैं। ये आपका है 5, 5, 25, 125, 625, यही तो लिखा है देखो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। 5 देखो आपको लिखना है x सच दैट x बराबर लिखना है 5 की पावर n। देखो 5 की पावर 1 मानी 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 125, 5 की पावर 4 बराबर 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, है ना, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो n है वो किसी भी, ये n मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, और ये n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए, ये आपका हो। ठीक, तो ये आपका निर्माण रूप हो गया, ये तीसरा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, इसको देखो और थोड़ा आगे चौथे प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। तो सबसे पहले चौथे प्रश्न पर देखो इसका ये ऊपर थोड़ा लेके जाएं हम। चौथे प्रश्न पे आ जाएं, तो चौथे प्रश्न पे देखो आ जाओ। तो सबसे पहले हम प्रश्न चौथा खोल लेते हैं। देखो आपके पास ये चौथा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ये आपको देखो दिया गया है चौथा प्रश्न। इसमें लिखा है 2, 4, 6, डॉट डॉट, यही तो लिखा है। ये क्या है बताओ आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लिखना है। देखो आपको आसान भाषा में क्या लिखना है, आपका ये चौथा पार्ट है और इसमें आपके चौथे पार्ट में किसी समुच्चय का नाम हम D दे देते हैं और लिखा है 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, यही तो है आपका समुच्चय। तो ये तो आपका समुच्चय सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सॉरी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखना है आपको, यहां ऐसे लिखना है x सच दैट x सभी 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 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, इसमें यहां तक किसी को शायद कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ये क्या हो गया, ये आपका सभी जो x है, x सच दैट x सभी सम प्राकृतिक संख्याएं 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट करके सारी छोड़ दी गई। इसका मतलब सभी संख्याएं ले ली गई, है ना। तो सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है। और इसके बाद अब हम पहुंचते हैं पांचवें प्रश्न पर। देखो पांचवा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पांचवा प्रश्न ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान दें, ये है 1, 4, 9, डॉट डॉट 100 तक का ये संख्या। तो 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो आपको यहां पर लिखना है, देखो ध्यान दें क्या लिखना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। आपको पहले ये संख्या, ये आपका कोई क्वेश्चन नंबर है चौथा पांचवा, और ये इसका नाम हम समुच्चय का दे देते हैं D के बाद E नाम दे देते हैं, E बराबर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है कितना लिखा है, 1 के बाद क्या लिखा है भाई देख लेते हैं एक बार फिर से। 1 के बाद है आपके पास 1 के बाद 4, फिर 9, फिर है ना, यही तो है। तो चलो 1 के बाद है 4,
और 4 के बाद है 9 और डॉट डॉट करके ये आपके यहां पर लास्ट में 100 लिखा हुआ है, ऐसे है ना। तो अब आपको क्या लिखना है, देखो यहां समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखना है, आपको लिखना है x सच दैट x, और ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, सभी 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का ये वर्ग है। आपको यहां लिखना है x सच दैट x 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिख दो, है ना, का, क्या लिख दें, और इसको हम इरेज कर देते हैं, ये आपका, ठीक है, ये ठीक है, का वर्ग है, ठीक। और इसको यहां पर अब हम इस तरीके से इसको हम बंद कर, तो अब ये क्या हो गया भैया, ये 1,4,9, डॉट डॉट जो 100 ये सभी संख्याएं लिखी हैं, उन संख्याओं को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो क्या लिख दिया, x सच दैट x 1 से 10, ये क्या है, ये 10 है ना, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, मतलब जो 1 का वर्ग लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 1 का वर्ग, ये ऐसे लिख देते हैं, ये देखो ये लिखा है 1 का वर्ग, ये लिखा है 2 का वर्ग, ये लिखा है 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग और 10 का वर्ग तक लिखा है। 10 का वर्ग 100 होता है ना, मतलब यहां अगर लिख के दिखा दें तो ऐसे कर सकते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, यहां लिख दें 2 का वर्ग आपको 4 मिलेगा, ये 3 का वर्ग आपको 9 मिलेगा, और 4 का वर्ग लिख दें तो 4 का वर्ग ये 16 मिलेगा, डॉट डॉट बीच में लिखा है इसी प्रकार से। तो आपको यहां अंत में लिखना है 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपकी सभी जो 1 से 10 तक की गिनती की प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, वो गिनती वाली संख्याएं तो होती हैं, उन सभी संख्याओं के वर्ग करके लिख दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम पहुंचते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये देखो 5वां, ठीक है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। ये 5वां प्रश्न जो लिखा हुआ है वो आपका कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो इस प्रकार, देखिए कोई बात नहीं, मिल गया। देखो 5वां प्रश्न लिखा है, इसमें ये आपका 5वां प्रश्न है, इसमें लिखा है a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। इसको क्या करना है, इसको आपको सूचीबद्ध में लिखना है, मतलब सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। अब फिर आपकी बार निर्माण रूप दे दिया गया है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, कोई बात नहीं। आपको लिखना है a बराबर, एक कोई समुच्चय है a और उसके अवयव क्या हैं, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, जो विषम है और प्राकृतिक संख्याएं आपको पता ही है, 1 है विषम, 3 है विषम, 5 है विषम, 7 है विषम, 9 है विषम, मतलब विषम वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो यहां पर देखो हम यहां पर सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर विषम प्राकृतिक संख्याओं को देखो कैसे लिखोगे, इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएं, हो जा भाई ऊपर हो जा, ठीक है। तो अब आपके पास नया क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, नया क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास कौन सा है, 5वां है ना। 5वां प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न कौन सा है, देखो क्या लिखा है। ऐसा लिखा हुआ है कि x, ये एक कोई समुच्चय है a और इसमें लिखा हुआ है x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं को यहां पर आपको लिखना है और बस आपको रोस्टर रूप मिल जाएगा, सूची रूप मानी रोस्टर रूप मिल जाएगा। तो बस लिख दें, देखो कैसे लिखोगे, आपको देखो पहले 1 लिखना है, फिर इसके बाद विषम संख्या 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, बस डॉट डॉट करके छोड़ दो, आगे हमें पूरी सब नहीं लिखनी है ना, वो तो अनंत तक चली जाएंगी। विषम प्राकृतिक संख्याओं को हमें 2, 3, 4, हमें थोड़ी 3-4 संख्याएं दिखा दें, 1 दिखा दें, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट करके हम आगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसके बाद अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका जो सेकंड प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है।
पूर्णांक हमें लिखना है और वो कहां से कहां तक लिखना है, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2, मतलब -1/2 से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और 9/2 से पीछे की सभी पूर्णांक जो बीच के है ना वो लिखना है। तो हम आपको बता दें, पूर्णांक लिखना है आपको। पूर्णांक का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूर्णांक का मतलब अच्छे से जानते हो ना। यहां पर ये समुच्चय का नाम हम दे देते हैं b बराबर क्या लिखा है आपके पास, यहां पर लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है, ये लिखा हुआ है एक पूर्णांक है और इसके बाद ये कहां से कहां तक है, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन कितना, 9/2, इतना ही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। इसको हमें करना क्या है, यहां पर हमें इसको रोस्टर रूप में बदलना है। क्या बदलना है, रोस्टर रूप में। हमें वो वाले सब पूर्णांक लिखना है जो इस अंतराल में आते हैं। किस अंतराल में, -1/2 से आगे का पूर्णांक आप बता सकते हो। पूर्णांक का मतलब बटे वाली संख्या नहीं होती, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं ना। तो -1/2 से आगे का पूर्णांक आपको लिखना है और आप शायद जानते हैं -1/2 से जो आगे का पूर्णांक होगा वो 0 होगा। और इसके बाद आपको लिखना है 1, इसके बाद पूर्णांक 2 लिखना है, इसके बाद पूर्णांक 3 लिखना है, इसके बाद पूर्णांक 4 लिखना है। भैया 5 नहीं लिखना है क्योंकि 9/2 से छोटी लिखनी है। 9/2 का मतलब 4.5 होता है ना, 4.5 से छोटा पूर्णांक 4 ही तो होगा। तो आपको बस 4 तक लिखना है, आगे आपको अब ये कोष्टक बंद कर देना है। तो ये आपका कौन सा रूप हो गया, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। क्लियर बात। इसके बाद अगला और देखते हैं। देखो यहां पर अगला अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसके बाद आपके पास ये आपका थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड पार्ट क्या लिखा है, सी पार्ट जो है, सी बराबर समुच्चय में लिखा है सी बराबर x, जहां x एक पूर्णांक है और x² इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब एक जो पूर्णांक है वो ऐसा पूर्णांक, हमें ऐसे पूर्णांक लिखना है जिनका वर्ग करने पर 4 मिले या 4 से कम मिले। जिनका वर्ग करने पर 4 मिले या 4 से कम मिले, वो सभी पूर्णांक आपको लिखना है। चलिए यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, अरे भाई पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है यार, है ना। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है, तीसरा पार्ट देखो है इसका, ये आपका दूसरा पार्ट था। इसके बाद ये आपका अब तीसरा पार्ट है। इसमें एक कोई समुच्चय ये सी दिया गया है और सी बराबर दिया गया है x सच दैट x, क्या दिया गया है, x सच दैट x एक पूर्णांक है ना, x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और ये आपसे दिया गया है कि x² इज लेस देन इक्वल टू 4, ये दिया गया है। ठीक, मतलब x जो है एक पूर्णांक है जिसका कि हमें वर्ग करने पर 4 मिले या 4 से छोटी संख्याएं मिले, तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, वो आपको यहां पर सब पूर्णांक लिखना है। सब पूर्णांक लिखना है। ऋणात्मक भी देखो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक भी पूर्णांक होते हैं, वो सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं जिनके वर्ग करने पर 4 आता है या 4 से छोटी संख्या आती है। देखिए यहां पर हम -2 एक पूर्णांक लिख लेते हैं, क्योंकि -2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। हम -1 पूर्णांक लिख लेते हैं, इसका -1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब 1 मिलेगा मतलब 4 से छोटा है, वो लिखना है हमें। अब इसके बाद में देखो 0 भी लिखना है। क्या करना है, 0 भी लिखना है। और इसके बाद में हमें 1 भी लिखना है, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। हमें 2 भी लिखना है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमें वो सभी पूर्णांक लिखने हैं जिनके वर्ग करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से छोटी संख्या आए। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर देखो इतने पूर्णांक मिल गए। कितने, -2, -1, 0, -1, 2, ये सभी पूर्णांक हमें मिले। ये रूप आपका रोस्टर रूप हो गया। क्लियर सी बात है। ठीक है, इसके बाद चौथा देखो सवाल हम करते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल देख लेते हैं। देखो चौथा सवाल क्या है, ये है आपके पास चौथा सवाल। देखो लिखा है डी समुच्चय है, x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है। क्या लिखा है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। देखो यहां पर आपको लिखना है समुच्चय डी, यहां लिखा है x सच दैट x, क्या लिखा है, लोयल, लोयल ऐसा ही तो लिखा है ना। लोयल शब्द क्या लिखा है, देख लें फिर से क्या लिखा है। देखो
ये लिखा है लोयल शब्द का एक अक्षर है ना, लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है, अक्षर है। ठीक है, तो यहां पर इसको हमने बहुत अच्छे से बताया है आपको। क्या करते हैं, ये आपका जो शब्द लिखा हुआ है इसके सभी अक्षरों को हमें लिखना है, लेकिन रिपीटिंग अलाउड नहीं होती है। किसी भी अक्षर को दोबारा हम नहीं लिखते हैं। तो एल एल इसमें दो बार है ना, एक ही बार लिखना है। तो आपको ऐसे लिख दें, देखो एल लिख दें, कॉमा लगा दें, ओ लिख दें, फिर इसके बाद कॉमा लगाएं, बाई लिख दें, फिर इसके बाद कॉमा लगाएं, ए लिख दें, और बस एल को दोबारा नहीं लिखना है, पुस्तक बंद कर दें। तो ये आपका देखो कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब हम और आगे वाले पार्ट पर आते हैं। देखो आगे वाला जो पार्ट है आपका 5वां, उसमें क्या लिखा है, लिखा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। कौन से ऐसे महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसे महीनों को हमें लिखना है। वर्ष के ऐसे महीनों को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वही तो लिखना है। चलिए हम यहां लिख के दिखा देते हैं। देखो यहां पर हमें ऐसे महीनों को लिखना है, वर्ष के ऐसे महीनों को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये आपका ई समुच्चय है। यहां पर लिखा है एक्स सच दैट एक्स, ये लिखा है वर्ष के, क्या लिखा है, वर्ष के ऐसे महीने, ऐसे महीनों का, वर्ष के ऐसे महीनों का समुच्चय जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, यही तो हमें लिखना है। तो बस एकदम आसान सी बात है। देखो थोड़ा इसमें जगह बना लें। तो ऐसे महीनों को यहां पर देखो हमें लिखना है, बराबर का यहां निशान लगा दें, और यहां पर देखो ऐसे वर्ष के महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन ना हो। तो आपको पता है 31 दिन जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और फरवरी। ये फरवरी तो देखो 28 की होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। तो आपको पहले तो नंबर पे फरवरी लिखना है, क्योंकि इसमें भी 31 दिन नहीं है, इसमें तो 28 ही दिन होते हैं। फिर जून लिखना है, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। ये 5 महीने ऐसे महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। आपको एक याद करने का फॉर्मूला बता दें। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी होती है, बाकी सब 31। जो आपके 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में केवल 5 महीने ऐसे होते हैं जो 31, जिनमें 31 दिन नहीं होती है, बाकी सभी में 31 दिन होते हैं। वो जो महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं वो कौन कौन से हैं, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, 4 महीने तो हो गए, इसमें 30 दिन होते हैं, और 28 की फरवरी होती है, बाकी सब 31 होते हैं, है ना। तो आपको ये कहावत के रूप में याद रखना है। बस आपको 30 दिन के बाद, मतलब 31 वाले महीने वो सब हो जाएंगे जो 30 दिन के नहीं है, मतलब 30 दिन के 5 महीने नहीं है जो 30 दिन के नहीं होते हैं, बाकी सब 31 के हो। ठीक है ना। तो यहां पर आपको फरवरी 28 का होता है, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर ये 30 के होते हैं। ठीक, तो वो हमें महीने लिखना है जिनमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका रूप कौन सा हो गया, ये रूप आपका रोस्टर रूप हो गया। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। ये आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है, ये है लास्ट वाला पार्ट। जो ये देखिए क्या है लास्ट का पार्ट, इसमें लिखा हुआ है ये वाला पार्ट है जो अंत में, एफ एक समुच्चय है, इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब हमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजनों को लिखना है, और वो व्यंजन लिखना है जो के से पहले आते हैं। हमें स्वरों को नहीं लिखना है। स्वर कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ देना है, और व्यंजन लिखना है, और वो भी वो व्यंजन लिखना है जो के से पहले आते हैं, उनको हमें लिखना है। देखते हैं, देखो यहां पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां पार्ट है ना, इसका 6वां पार्ट है। तो 6वें पार्ट में देखो हमें ये कोई समुच्चय ई है ना, एफ समुच्चय दिया गया है। एफ बराबर देखो क्या दिया गया है, हमें यहां दिया गया है एक्स सच दैट एक्स, ये दिया गया है अंग्रेजी
क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों को लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, ऐसे व्यंजनों को यहां पर लिखना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो कैसे लिखोगे, यहां पर हमें लिखना है, देखो सबसे पहले ए नहीं लिखना है क्योंकि ए तो हमारा स्वर है, व्यंजन है ही नहीं, तो हम बी से स्टार्ट कर देते हैं। बी लिखना है सबसे पहले, बी के बाद सी, डी, ई नहीं लिखना है क्योंकि ई स्वर है, डी के बाद ई नहीं लिखना है, एफ लिखना है, जी लिखना है, एच लिखना है, आई नहीं लिखना है, आई नहीं लिखना है क्योंकि आई स्वर है, आई नहीं लिखना है तो जे लिखना है फिर, है ना, जे लिख देते हैं, जे लिख देते हैं। के से पहले, तो के से पहले जे ही आएगा ना, तो बस यहीं तक लिखना है, वो सारे व्यंजन लिखना है जो के से पहले आते। इतनी सी बात है, बिल्कुल एकदम सिंपल बात। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये कौन सा रूप हो गया, ये आपका रूप जो है वो रूप आपका रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया, रोस्टर रूप में ये लिख गया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर शायद हो गई होगी आपकी। बिल्कुल एक अंतिम प्रश्न और है एक्सरसाइज का, एकदम आसान सवाल है। देखो यहां पर अब आपको अंतिम प्रश्न की ओर हम ले के चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 6वां, ये है आपका 6वां प्रश्न। क्या लिखा है 6वें प्रश्न में, लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान कीजिए। मतलब यहां पर बाईं ओर वही समुच्चय लिखा है जो कि रोस्टर रूप में लिखा है, और दाईं ओर जो लिखा है वो आपका निर्माण रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। बस उनको हमें ये मिलाना है कि कौन के बराबर है ना। ये लिखा है जो बाईं ओर वो आपका रोस्टर रूप है और ये दाईं ओर है समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो यहां पर हमें, चलिए फिर हम दाईं ओर से मिलान करते हैं। दाईं ओर से ये है आपका, देखो दाईं ओर से मिलान करके दिखाते हैं आपको। ये है, इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या लिखा है, अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अब आपको यहां देखना है, देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर ये संख्याएं, दो संख्याएं लिखी हैं 2 और 3, इसके दो अवयव हैं समुच्चय के 2,3, और ये दोनों संख्याएं जो दोनों अवयव हैं वो ऐसे अवयव हैं जो 6 की भाजक हैं और अभाज्य भी है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये आपका जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला, इसको आपको मिलाना है काय से, पहले वाले ए से मिलाना है, इस तरीके से। ठीक है, मिला लेना अपना। ठीक है, क्लियर, अपनी बुक पर आपको मिलाना है। अब इसके बाद में यहां देखो बी वाला जो पार्ट लिखा है वो क्या है, लिखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम एक विषम वाली जो प्राकृतिक संख्या है उनको देखना है। देखो ये नीचे जो लिखा हुआ ये वाला है ना, ये देखो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं या नहीं। ये देखो एक, ये आपकी ये संख्याएं जो लिखी हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी संख्याएं विषम हैं और 10 से कम भी हैं, बिल्कुल पक्की बात है। तो 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मतलब कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका इधर से बाएं साइड में जो चौथा पार्ट है, चौथा, और ये आपका इधर दाईं साइड में जो बी पार्ट है वो उसके बराबर है ना। ये क्लियर। इसके बाद में देखिए अब हम दाईं ओर सी वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या लिखा है, 6 की भाजक। देखो ये संख्याएं लिखी हैं, ये वाली, ये संख्याएं काय की भाजक हैं, ये संख्याएं देखो 6 की भाजक, ये वाली। ठीक, सभी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 की भाजक हैं, है ना, और सब संख्याएं प्राकृतिक हैं, सीधी सीधी। देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक भी 6 की भाजक है, और इसके बाद जो अवयव दूसरा 2 लिखा है वो भी 6 का भाजक है। अवयव जो आपका 3 लिखा है वो भी 6 का भाजक है, और 6 तो 6 का भाजक हो ही जाएगा, पक्की बात है। तो ये भी आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। और ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चा बता सकता है, जो मैथमेटिक्स लिखा है ये आपको ये इससे इसका मिलान कर देना है, ये वाला। ठीक है ना, ये ठीक है। मैथमेटिक्स शब्द जो है उस शब्द का जो अक्षर है, अक्षरों से जो समुच्चय बनेगा वो आपका रोस्टर रूप में ये हो जाएगा M, A, T, H, E, I, C, S। क्लियर, इतनी सी बात है भैया। जो एक्सरसाइज थी बिल्कुल एकदम आसान एक्सरसाइज थी। अब इसके आगे
हम एक्सरसाइज जो दूसरी लेंगे उसमें थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं। हमें आपको बताना है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समान समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, बहुत ढेर सारी आगे से चीजें आएंगी। तो अब हम आगे की ओर जब ले जाएं तो यहां पर देखो, इसको तो हम यहां से खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, यहां से इसका काम खत्म। अब हम थोड़े आपको आगे की ओर ले जाएंगे, मतलब अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे की ओर आज ना ले जाओ, आज हम यहीं आपको एंड कर देते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपको आगे वाली सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम फिलहाल यहीं बंद करेंगे। आप ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। देखो भैया, ये नया सेटअप है आपके सामने, इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे, आपने जो भी वीडियो देखे होंगे वो एक दूसरे सेटअप पे थे, ठीक है ना। ये सेटअप एक दूसरा है। उम्मीद करते हैं कि आपको शायद पसंद आया। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सेटअप आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या सेटअप से संबंधित है या हमसे संबंधित है, या आपके सवाल जो हमने आपको बताए हैं उनसे संबंधित कोई समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।